हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए। और फ्रेंड, बायोलॉजी का हमने बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए। अगर वो प्लेलिस्ट आप नहीं देखे हैं, जाइए सारे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि ये फ्रेंड ये वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए सारे पॉइंट्स का यहाँ पे कंपाइलेशन किया हुआ है, तो आप जाकर उसे भी देखिए। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसका पॉइंट्स देख लेते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का। कि पहला पॉइंट है, जब ऑक्सीजन का उपयोग के बिना, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, अपघटन होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मतलब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड? अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं हम? अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। नेक्स्ट है कि अवायवीय जीवों, मतलब कि एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फर, फ्यूमारेट जैसे कम शक्तिशाली ऑक्सीकरण प्रयोग होते हैं, मतलब इसका यूजेस कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वर तंत्र के शीर्ष पर, स्वर तंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे, स्वर तंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे एक पत्ती के आकार का, मतलब लीफ शेप में एक उपास्थि प्रालंब, मतलब फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, उपकंठ या कंठ छद। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या क्या है? मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग, इसे याद रखेंगे क्योंकि मतलब इसमें दे देगा पॉइंट फॉर्म में ABCD करके, और 1 2 3 पूछ देगा कि हाँ कौन कौन सा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक तो मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है नोज, फिर ग्रसनी जिसको हम लोग बोलते हैं फेरनेक्स, फिर बोलते हैं नोजल पैसेज, नासा गुहा, फिर होता है लिर्नेक्स स्वर तंत्र, फिर होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया श्वास नली, श्वास नली, फिर होता है ब्रोंकियोलस, श्वास निकाय, पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, श्वास निकाय। नेक्स्ट है कि लंग्स, फेफड़े और डायफ्राम। ठीक है। नेक्स्ट है कि हवा की अधिकतम मात्रा जिसे मानव द्वारा श्वास के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अमाउंट ऑफ एयर हम लोग सांस के रूप में लेते हैं उसे कहते हैं कि फेफड़े की क्षमता कितना है, जितना हम लोग सांस लेते हैं हमारे फेफड़े की क्षमता होती है, लंग्स की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो ऊंचाई पर रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो रेड ब्लड सेल है उसकी संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा पर्वतों पर क्या होती है? कम हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स की मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करता है? तो वो कौन सा भाग है? गिल। ठीक है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों, लंग्स के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली जिसे पल्मोनरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा, बोल रहा है कि जो लंग्स है उसके ऊपर जो आवरण बनाया होता है उसको कौन सा झिल्ली कहते हैं? उसको पल्मोनरी झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि रक्त, ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होता है? श्वास की गति बढ़ जाती है। अगर CO2 ब्लड में बढ़ जाएगा तो श्वास लेने की गति जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, सांस लेने की गति। नेक्स्ट है कि श्वास नली का कौन सा भाग उसे नष्ट, कोलैप्स होने से बचाता है? तो वो कौन सा भाग है? वो है कार्टिलेज डिस्क, उपास्थि डिस्क। याद रखेंगे कि कौन सा भाग उसे बचाता है, तो कार्टिलेज डिस्क है जो बचाता है। नेक्स्ट है कि एक ग्लूकोज अणु के श्वसन, रिस्पिरेशन द्वारा ATP के कितने अणु पर्याप्त होते हैं? मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि एक ग्लूकोज अणु, ठीक है, वन ग्लूकोज, 1 एटम ऑफ ग्लूकोज के श्वसन में, मतलब रिस्पिरेशन में कितने
अणु का प्रयोग होता है, एटीपी के कितने अणु का प्रयोग होता है, तो वो है 38। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 38 एटीपी के अणु का प्रयोग होता है किसमें, तो एक ग्लूकोज एटम के श्वसन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है कि मानव पेशी कोशिकाएं जो ह्यूमन मसल सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो किस रासायनिक यौगिक मतलब किस केमिकल कंपाउंड के कारण होता है, तो वो है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव के कारण ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, मानव हृदय के किस कोष्ठ मतलब चैम्बर को फेफड़ों लंग्स से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, तो कह रहा है फेफड़ा से जो ऑक्सीजन से युक्त रक्त होता है, ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो किस कोष्ठ में मतलब किस चैम्बर में प्राप्त होता है हार्ट में, तो उसका नाम है लेफ्ट एट्रियम बाय अलिंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है, तो वो कौन सा भाग है, उसे कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, वायु कोष्ठिका जो होता है, एल्वियोलाई जो होता है, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसों के आदान प्रदान के लिए एक स्थान प्रदान करता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली तीन कार्बन अणु क्या कहलाते हैं, तो ये 3 कार्बन अणु कहलाते हैं पायरूवेट। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का जो टिश्यू होता है उत्तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने के लिए असफल हो जाता है। मतलब हाइपोक्सिया का एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो शरीर का जो टिश्यूज है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया, याद रखेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू में तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ध्वनि उत्पन्न में सहायक अंग क्या है, तो ध्वनि हमारा कहाँ से निकलता है, हमारे शरीर से जो ध्वनि निकल रहा है, हम बोल रहे हैं, आवाज़ निकल रही है, वो कंठ से निकलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि दाएं आलिंद मतलब राइट आर्टरियम से रक्त प्राप्त करता है, क्या है जो दाएं आर्टरियम से रक्त प्राप्त करता है और इसे फेफड़ों में पंप करता है जिससे जहाँ यह ऑक्सीजन से भरा होता है, तो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल्स जो होता है वो राइट आर्टरियम से रक्त प्राप्त करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे प्राप्त करता है और फेफड़ों में पंप कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन ऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। बोल रहा है कि मानव शरीर का वो कौन सा भाग है जो ब्लड के द्वारा शरीर के शेष भाग में लाई गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालता है, तो वो कौन सा है, तो वो उसका नाम है एल्वियोलाई। ठीक है, वायु कोष्ठिका। नेक्स्ट है कि एनारोबिक मतलब अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, एनारोबिक श्वसन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, जब हम लोग रिस्पाइट करते हैं तो क्या होता है कि ऊर्जा का एनर्जी का उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान सामान्यतः स्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी विमुक्त होता है, एनर्जी रिलीज होता है। याद रखेंगे कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का मतलब एनर्जी का उत्पादन होता है। वो किस तरह से होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। याद करेंगे, इसको याद रखेंगे कि जब हमारा एनर्जी रिलीज होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और जो एब्सेंस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन।
ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वसन नाल विंड पाइप में क्या उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होता है? तो सी आकार के उपास्थली मतलब कार्टिलेज झिल्ले होते हैं, उपास्थली झिल्ले होते हैं। नेक्स्ट है कि फेफड़े में गैसीय विनिमय किसके माध्यम से होता है? बताइए कि फेफड़े में जो गैसीय विनिमय होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो वो एल्वियोलस के माध्यम से होता है, वायु कोश के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि श्वसन मार्ग में उपस्थित सीलिया, ठीक है, पतला पतला हेयर टाइप का होगा, ठीक है, वो क्या काम करता है? तो वो क्या काम करता है कि जीवाणु या धूल कणों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, वो जीवाणु और धूल कणों को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, सीलिया। नेक्स्ट है कि श्वसन गैस को रुधिर कैसे संचालित करता है? तो कैसे संचालित करता है श्वसन गैस को रुधिर, मतलब ब्लड कैसे संचालित करता है? तो वो लाल रुधिर कोशिकाओं रेड ब्लड सेल के द्वारा संचालित करता है तथा प्लाज्मा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा संचालित करता है। तो क्या क्या ज़रूरत होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए? आरबीसी, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या यूज होता है। तो आरबीसी, प्लाज्मा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन मतलब क्या कहते हैं? सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसी के ब्रेकडाउन से हमें फिर एनर्जी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि श्वसन पथ में आने वाला विकार मतलब डिसऑर्डर क्या कहलाता है? तो जब जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है उसको अस्थमा हो जाता है, अस्थमा कहलाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन पथ के अंगों में वायु किस क्रम में गति करती है? तो पहले नॉस्ट्रिल में जाती है, नाक में जाएगी, फिर कंठ तक पहुंचेगी, फिर ग्रसनी तक पहुंचेगी, फिर श्वसन नली तक पहुंचेगी, फिर फेफड़े तक पहुंचेगी। याद रखेंगे, ये क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे कि क्या क्या करता है। तो पहले नॉस्ट्रिल, फिर कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वसन नली, फिर फेफड़ा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि पर वीडियो में मैं सोच रही हूँ एक टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करें ताकि आप लोग को पढ़ने में भी इजी हो और आप लोग इसके पहले का भी जो भी मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी रिलेटेड तो आप जाके उसे ही पढ़िए क्योंकि वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और रिवीजन करते रहिए ताकि आपको हर चीज़ याद रहे क्योंकि विदाउट रिवीजन कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगा और एग्ज़ाम में आपका वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगा। आप पढ़े तो सब होंगे लेकिन आपका मतलब वो एग्ज़ाम में दिखेगा कि नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा। तो इससे अच्छा कि हम रिवीजन ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई थोड़ा कम भी करें लेकिन जितना पढ़ेंगे उसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे हम आगे वाला वीडियो देखेंगे कि आगे वाला टॉपिक देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आपको इसके आगे जो भी वीडियो मिले वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइमली मिल जाए, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।